नमस्कार। आज तारीख है 15 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। आज के लेक्चर में हम तीन बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और देखिए सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए आज का ये विश्लेषण बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि हम अलग अलग कड़ियों को जोड़ेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की बात करेंगे, जिसमें देखेंगे कि कैसे खर्ग आइलैंड पर हमले के डर ने भारत में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करवा दिया। राइट। और दूसरा मुद्दा हमारा संवैधानिक कानून से जुड़ा है, अनुच्छेद 21 के तहत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सही कहा। और तीसरा आर्टिकल जो है वो सामाजिक न्याय पर आधारित है। ओबीसी क्रीमी लेयर और पीएसयू कर्मचारियों के आय परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस पर हम गहराई से बात करेंगे। हाँ, लेकिन इन सब पर जाने से पहले एक बुनियादी सिद्धांत तय कर लेना जरूरी है। हाँ, बताइए। देखिए, जब हम जियोपॉलिटिक्स पर बात करते हैं, जैसे अमेरिका, इजराइल या ईरान के नेताओं के बयानों की चर्चा करते हैं, तो हमारा उद्देश्य किसी भी देश या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। हम बस एक तटस्थ यानी न्यूट्रल दृष्टिकोण से तथ्यों को देखते हैं, जो एक प्रशासक को समझने चाहिए। बिल्कुल। तो जियोपॉलिटिक्स वाले आर्टिकल से शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं। देखिए, एक उपमा देता हूं मैं। सोचिए, फारस की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप है। वहां अचानक एक बॉम्ब गिरने की खबर आती है और अगले ही दिन भारत के किसी छोटे शहर में एक रेस्टोरेंट का चूल्हा बुझ जाता है। ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। वही तो। अब अमेरिका के सेनेटर लिंजी ग्रैहम का बयान आता है कि ये एक धार्मिक युद्ध है। उन्होंने दुनिया के 31% तेल भंडार पर नियंत्रण की बात की और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि खर्ग आइलैंड को नष्ट कर देना चाहिए। तो आखिर इस एक द्वीप में ऐसा क्या है? देखिए, खर्ग आइलैंड की भौगोलिक अहमियत को समझे बिना हम इस संकट को नहीं समझ सकते। ये मुश्किल से 20 वर्ग किलोमीटर का द्वीप है, लेकिन ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल यहीं से निर्यात होता है। 90%? एक छोटे से द्वीप से? हाँ, इसे अब फोबिडन आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ रेवोल्यूशनरी गार्ड का बहुत सख्त पहरा रहता है। इसकी खासियत यह है कि इसके आसपास का पानी बहुत गहरा है, जिससे दुनिया के सबसे बड़े सुपर टैंकर्स यहाँ आसानी से एंकर कर सकते हैं। अच्छा। यानी पाइपलाइंस के जरिए तेल यहाँ लाया जाता है और फिर वह चोक पॉइंट है। और अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका सबसे बड़ा खरीदार तो चाइना है। राइट। चाइना ने पिछले साल ही ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं तेल के लिए। तो जब लिंजी ग्राम जैसे नेता इन संसाधनों पर कब्जे की बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स और अपने राइवल सुपर पावर्स को भी टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस आक्रामक रुख का असर ये हुआ कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद ही कर दिया। हाँ, जो कि एक बहुत संकरी जल संधि है। वहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और जब ये रास्ता बंद होता है तो सीधा असर भारत की रसोई पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी खपत 90% एलपीजी इसी रास्ते से आयात करता है। सही बात है। क्रूड ऑयल से भी ज्यादा बड़ी समस्या हमारे लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की है इस वक्त। तो जब सप्लाई रुकी तो भारत सरकार को तुरंत आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करना पड़ गया। अब यहाँ सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए समझने वाली बात यह है कि आखिर इस आपातकालीन कानून की नौबत क्यों आई। हमारे पास इतनी बड़ी रिफाइनरीज हैं, तो हम खुद उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा लेते? देखिए, इसका जवाब हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजम्पशन के गैप में छिपा है। हमारा घरेलू एलपीजी उत्पादन सालाना करीब 12.8 मिलियन टन है। और खपत कितनी है? खपत 31.3 मिलियन टन है। यानी हम अपनी जरूरत का केवल 41% ही बनाते हैं। ऊपर से पीएम उज्ज्वला योजना के बाद डिमांड और बढ़ गई है। तो जब सप्लाई रुकी तो सरकार को इस एक्ट के सेक्शन 3 का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे उन्हें उत्पादन और वितरण को नियमित करने की शक्ति मिल गई। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि सरकार ने रिलायंस और आईओसीएल जैसी रिफाइनरीज को बहुत सख्त आदेश दिया है। हाँ, कि प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एलपीजी बनाने के लिए होगा,
जबकि आमतौर पर ये पेट्रोकेमिकल्स बनाने के काम आते हैं। जिसमें उन कंपनियों को मुनाफा ज्यादा होता है। हाँ। पर सरकार ने मुनाफा कमाने से रोक दिया ताकि देश में गैस की कमी न हो और रैशनिंग का एक नया फ्रेमवर्क बना दिया। वही तो, कमर्शियल किचन्स यानी होटल और रेस्टोरेंट्स को सप्लाई रोक दी गई, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को 100% प्राथमिकता दी गई। क्योंकि ये सीधे आम नागरिक के जीवन निर्वाह से जुड़ा है। और एक और दिलचस्प बात देखिए, फर्टिलाइजर कंपनियों को 70% कोटा दिया गया है। हाँ, ये कड़ी बहुत अहम है। गैस सप्लाई का सीधा कनेक्शन फूड सिक्योरिटी से है। गैस नहीं आएगी तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री बंद होगी, फिर फसल खराब होगी और आखिर में देश में खाद्य मुद्रास्फीति यानी फूड इन्फ्लेशन आ जाएगा। एग्जैक्टली सरकार इस पूरी चेन को टूटने नहीं देना चाहती। लेकिन फिर भी देखिए, इतने सख्त कदम उठाने के बाद भी लगभग 50% का डेफिसिट अभी भी बना हुआ है। जो ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स का झटका एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी को किस हद तक हिला सकता है। सही कहा। चलिए अब दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि राज्य नागरिकों के भौतिक जीवन की रक्षा कैसे करता है, पर संविधान का अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है, जिसमें जीवन की डिग्निटी यानी गरिमा भी शामिल है। बिल्कुल। और गरिमा सिर्फ जीने में नहीं, बल्कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी होनी चाहिए। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है पैसिव यूथेनेशिया को लेकर। ये कानूनी और मेडिकल दोनों नजरिए से बहुत संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा केस में पहली बार न्यायिक तौर पर इसकी अनुमति दी है। हाँ, हरीश राणा जो पिछले 13 सालों से कोमा जैसी स्थिति में थे, उनका ब्रेन पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था, राइट? हाँ, उन्हें वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। उनके रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं थी। तो मेडिकल बोर्ड और उनके परिवार ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उन्हें कृत्रिम रूप से मशीनों पर जिंदा रखना अब उनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। और इस पर जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 21 में गरिमा के साथ मरने का अधिकार शामिल है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जिसे हमें क्लियर करना चाहिए। अगर एक डॉक्टर किसी मरीज को लीथल इंजेक्शन देता है तो उसकी मौत होती है, और अगर वो डॉक्टर वेंटिलेटर हटा देता है तब भी मौत ही होती है। जब दोनों स्थितियों का परिणाम सेम है तो कानून की नजर में एक्टिव यूथेनेशिया अवैध और पैसिव यूथेनेशिया वैध क्यों है? अब देखिए, यहाँ पर सोर्स ऑफ हार्म यानी नुकसान के स्रोत का सिद्धांत लागू होता है। अच्छा। जस्टिस पारदीवाला ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। अच्छा, वो कैसे? जब आप एक्टिव यूथेनेशिया की बात करते हैं, जैसे इंजेक्शन देना, तो डॉक्टर वहां एक नया बाहरी खतरा बॉडी में डाल रहा है। ये सीधे तौर पर भारतीय कानून में हत्या की श्रेणी में आता है। राइट। नई बीमारी या जहर देना एक तरह से हत्या ही हुई। लेकिन जब आप लाइफ सपोर्ट हटाते हैं ना, तो आप कोई नया खतरा पैदा नहीं कर रहे हैं। मतलब हम बस एक ऐसी कृत्रिम दीवार को हटा रहे हैं जिसने प्राकृतिक मौत को रोक रखा था, जैसे एक बांध के दरवाजे खोल दिया हो। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। मरीज की मृत्यु वेंटिलेटर हटाने से नहीं हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी जो मौजूदा बीमारी है वो उसे उसके प्राकृतिक अंत तक ले जा रही है। समझ गया। और शायद इसी तकनीकी अंतर की वजह से कोर्ट ने इस फैसले में शब्दावली भी बदल दी है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। कोर्ट ने कहा कि अब पैसिव यूथेनेशिया शब्द पुराना हो चुका है, क्योंकि यूथेनेशिया बोलते ही उसमें एक एक्टिव इंटेंट झलकता है। तो अब इसे कानूनी भाषा में क्या कहा जाएगा? अब इसे केवल विथड्रॉइंग और विथहोल्डिंग ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट कहा जाएगा, यानी चिकित्सा उपचार को वापस लेना। ओह, यानी अगर अब कोई यूथनेशिया बोलेगा तो उसका मतलब सीधे एक्टिव यूथनेशिया ही माना जाएगा, जो कि गैर कानूनी है। एग्जैक्टली। और एक और टर्म का इसमें जिक्र है, बेस्ट इंटरेस्ट्स टेस्ट। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। लोगों को लगेगा कि कोर्ट तय कर रही है कि मरीज का मरना उसके हित में है या नहीं। पर असल में टेस्ट ये नहीं है। टेस्ट ये है कि क्या कृत्रिम इलाज जैसे ट्यूब से खाना पानी देना, इसे जारी रखना उसके हित में है, या इस इलाज से सिर्फ उसकी पीड़ा और लंबी खिंच रही है। क्योंकि संविधान में जीवन की पवित्रता सबसे ऊपर है, पर जब इलाज संभव ही ना हो और मरीज सिर्फ कष्ट झेल रहा हो तो उसे फोर्सफुली जिंदा रखना तो उसकी गरिमा का हनन है। वही तो। और अगर हम सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से देखें तो पिछले केसेस याद रखने बहुत जरूरी हो जाते हैं, जैसे 1996 का ज्ञान कौर केस। हाँ, जिसमें कोर्ट ने माना था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। सही कहा।
फिर 2011 में अरुणा शानबॉग केस आया। वहां से पैसिव यूथेशिया की तरफ पहला कदम उठा। और फिर 2018 का कॉमन कॉज जजमेंट। बिल्कुल, जिसमें लिविंग विल को मान्यता दी गई थी। तो हरीश राणा का जो ये ताज़ा फैसला है ना, ये इसी लंबी कड़ी का एक नया पड़ाव है। वैसे एक बात सोचने वाली है, जीवन के आखिरी पड़ाव पर गरिमा सुनिश्चित करना तो हमने देख लिया, लेकिन जीवन के शुरुआती दौर में अवसरों की समानता देना भी तो राज्य की जिम्मेदारी है। हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यहीं से हमारा तीसरा आर्टिकल जुड़ता है, ओबीसी क्रीमी लेयर और पीएसयू कर्मचारियों का मुद्दा, जिसने सच कहूं तो दशकों तक हजारों सिविल सेवा उम्मीदवारों के भविष्य को संकट में डाले रखा था। ये केस बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहा है ब्यूरोक्रेटिकली। ब्यूरोक्रेसी की एक छोटी सी गलती कैसे सिस्टम को इतने सालों तक उलझाए रखती है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बताइएगा। देखिए, इसके लिए हमें 1992 के इंदिरा सुहानी केस पर जाना होगा। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ओबीसी वर्ग में जो लोग आर्थिक रूप से उन्नत हैं, उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाए, जिसे हम क्रीमी लेयर कहते हैं। हाँ, ताकि सबसे जरूरतमंद लोगों को ही फायदा मिले। फिर इसे लागू करने के लिए डीओपीटी ने 1993 में एक नियम बनाया था। राइट, जिसमें एक इनकम टेस्ट रखा गया। अगर उम्मीदवार के माता पिता की आय एक तय सीमा, जो कि अब 8 लाख रुपए है, उससे अधिक है, तो वो क्रीमी लेयर में आएगा। लेकिन इस नियम में एक बड़ा कैच था। नियम कहता था कि इस 8 लाख की लिमिट में सैलरी और कृषि आय को शामिल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये टेस्ट मुख्य रूप से उन लोगों के लिए था जिनकी आय बिजनेस या प्रॉपर्टी से आती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो अलग नियम थे कि अगर माता पिता क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर हैं, तो बच्चा खुद ही क्रीमी लेयर में आ जाएगा, चाहे उनकी सैलरी कुछ भी हो। हाँ। तो अगर नियम इतना क्लियर था, तो समस्या आखिर आई कहां से? ये मामला पिछले 30 साल तक उलझा क्यों रहा? और 2015 के बाद से लगभग 100 से ज्यादा बच्चों को यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी बाहर क्यों निकाल दिया गया? समस्या आई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज और बैंक्स के कर्मचारियों की वजह से। 1993 के नियम में लिखा था कि पीएसयू के पदों को सरकारी पदों के बराबर तय किया जाएगा, जिसे इक्विवेलेंस कहते हैं। यानी तय करना था कि पीएसयू का कौन सा मैनेजर सरकारी क्लास 1 ऑफिसर के बराबर है। एग्जैक्टली लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, सरकार ने दशकों तक ये इक्विवेलेंस तय ही नहीं की, और जब देखा कि गड़बड़ी हो रही है, तो उसे कवर करने के लिए डीओपीटी ने अक्टूबर 2004 में एक क्लैरिफिकेटरी लेटर निकाल दिया। वही लेटर जिसने सारा भ्रम पैदा किया। हाँ, एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कहा था कि इस लेटर ने इशू को सुलझाने के बजाय और ऑब्स्क्यूरेट कर दिया, यानी उलझा दिया। तो इस पत्र में लिखा क्या था आखिर? इसमें डीओपीटी ने एक अजीब सा इंटरप्रिटेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि पीएसयू कर्मचारियों की रैंक तय नहीं है, तो उनकी सैलरी को उस 8 लाख वाले इनकम टेस्ट में जोड़ लिया जाएगा। तो ये तो पूरा डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लर्क है जिसकी सैलरी अगर 10 लाख भी हो, तो वो काउंट नहीं होगी क्योंकि वो क्लास 1 ऑफिसर नहीं है। उसका बच्चा आरक्षण का लाभ लेगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ पीएसयू का कोई लोअर लेवल कर्मचारी है, जिसकी सैलरी अगर 8 लाख से थोड़ी भी ऊपर हुई, तो रैंक तय ना होने की वजह से उसकी सैलरी जोड़ ली गई और उसके बच्चे को रिजर्वेशन से बाहर कर दिया गया। ये तो सीधे सीधे अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। समान स्थिति वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार। और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन यानी शत्रुतापूर्ण भेदभाव कहा है। कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाई है। तो अब एससी ने फाइनल आदेश क्या दिया है? कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जब तक सरकार पीएसयू पदों की सरकारी पदों के साथ इक्विवेलेंस तय नहीं करती, तब तक 1993 का मूल नियम ही सब पर लागू होगा। यानी किसी भी स्थिति में पीएसयू कर्मचारी हो या प्राइवेट सेक्टर का, उनकी सैलरी को उस 8 लाख की लिमिट में बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा। ये तो सच में एक ऐतिहासिक जीत है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस नौकराशाही भ्रम का शिकार हुए। और हाँ, कोर्ट ने तो ये भी आदेश दिया है कि जिन्हें नौकरी से वंचित रखा गया था, उनके लिए सुपर न्यूमररी पोस्ट्स यानी अतिरिक्त पद बनाए जाएं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि न्यायपालिका किस तरह से एग्जीक्यूटिव की गलतियों को ठीक करके संविधान के मूल ढांचे को बचाती है। तो इस चर्चा को अब समेटने का समय आ गया है। आज हमने जो 3 टॉपिक्स कवर किए, उनमें एक बड़ी अजीब सी समानता है, एक चेन रिएक्शन की और राज्य के रोल की। सही कहा। पहले हमने देखा कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ किताबों में नहीं है। खरक आइलैंड पर हमला होता है, हॉर्मुज जल संधि बंद होती है और यहाँ भारत में एलपीजी रुक जाती है।
जिससे सरकार को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करना पड़ता है। हाँ, ऊर्जा सुरक्षा सीधा हमारी रसोई से जुड़ी है। फिर हमने संवैधानिक कानून में देखा कि राज्य का काम सिर्फ हमें जिंदा रखना नहीं है, बल्कि पैसिव यूथनेशिया पर कोर्ट का फैसला जीवन के अंतिम क्षणों में भी एक गरिमा प्रदान करता है। और आखिर में ओबीसी क्रीमी लेयर के केस से समझ आया कि ब्यूरोक्रेसी का एक अधूरा पत्र कैसे हजारों युवाओं के करियर को तबाह कर सकता है, जिसे आखिरकार ठीक किया गया। और इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद ना एक बहुत गहरा सवाल उठता है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को सोचना चाहिए। हाँ, बताइए क्या सवाल है? देखिए, आज हमने देखा कि कैसे दुनिया के एक कोने में आई छोटी सी रुकावट भारत को आपातकालीन कानून लागू करने पर मजबूर कर देती है, और कैसे सरकारी दफ्तरों से निकला एक मामूली पत्र दशकों तक न्याय को अटका देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे आधुनिक कानून और प्रशासनिक नीतियां इतनी लचीली या रिजिलिएंट है कि वो इन अनअपेक्षित वैश्विक झटकों और पुरानी नौकराशाही की गलतियों का भार उठा सके? ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है। क्या हमारा सिस्टम संकटों के आने पर बस रिएक्टिव रहता है या हम प्रोएक्टिव बनने के लिए तैयार हैं? यही वो विश्लेषणात्मक सोच है जो एग्जाम और फ्यूचर की पॉलिसी मेकिंग दोनों में काम आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज की चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और विदेश नीतियों पर जो भी हमने बात की वो सिर्फ और सिर्फ द हिंदू के तथ्यों पर आधारित थी। इस विश्लेषण में हमने किसी राजनीतिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन नहीं किया है। तटस्थ रहना बहुत जरूरी है। एक बॉम्ब जो हजारों किलोमीटर दूर गिरता है और एक फाइल जो दशकों तक सरकारी दफ्तरों में दबी रहती है, दोनों की तरंगें आम इंसान के जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। समझने वाली बात यही है। तो इसी विचार के साथ आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई लगन से करते रहें और अपनी तैयारी को और धारदार बनाते रहें। नमस्कार। नमस्कार। आज तारीख है 15 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल।